नमस्कार, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जो लोग नए हैं उनके लिए बताते हैं कि हम इस चैनल पे नेट जेआरएफ कॉमर्स दिसंबर 2024 के बैच के लिए एक कम्प्लीटली फ्री कोर्स रन कर रहे हैं। और इस कोर्स में हम लोगों ने यूनिट 1 बहुत पहले कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 के भी हम 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पार्टनरशिप तक की बात कर चुके हैं। अब आगे आज हम कुछ गुडविल वगैरह पे बात करेंगे, तो आइए इस लेक्चर को साथ में शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिसे आप ज़रूरी समझें तो पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गुडविल क्या होती है। आप लोगों ने ये टर्म कभी ना कभी सुना होगा। तो जब हम असेट्स की बात करते हैं तो याद करिए हम दो तरह की असेट्स की बात करते हैं, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप छू सके। मान लीजिए ये फ़ोन है, दिस इज एन टैंजिबल एसेट। क्यों? क्योंकि इसको मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। इनटैंजिबल एसेट क्या होता है? ऐसी कोई भी इनटैंजिबल चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो गुडविल क्या है? गुडविल हमारे लिए एक असेट तो है। असेट क्यों है? जैसे देखिए, टाटा का इस समय बहुत नाम है देश में। टाटा पे कस्टमर ट्रस्ट करता है। क्यों ट्रस्ट करता है? वो उसकी गुडविल है, उसने अपनी गुडविल बनाई है। तो असेट क्यों है? क्योंकि उस ट्रस्ट की वजह से जब टाटा के यहाँ लोग सामान लेने जाते हैं या टाटा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट में लोग उधर इन्वेस्ट करने लगते हैं। टाटा किसी सेक्टर में एंटर करता है तो लोग भरोसे के साथ उसके नए प्रोडक्ट्स को भी ट्राई करते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ गुडविल। तो असेट भी आपको अल्टीमेटली बिजनेस ला के देता है, गुडविल भी आपको बिजनेस ला के दे रही है। इसलिए गुडविल क्या है? गुडविल इज एन असेट। गुडविल एक असेट है, ठीक है। असेट कैसी है? तो क्या गुडविल को आप देख सकते हैं? टाटा की गुडविल को आपने देखा है? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। गुडविल कैसी है? इनटेंजिबल एसेट है, ऐसी एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। Specifically, goodwill is recorded in a situation which purchase price is higher than the sum of the fair value। अब मैं समझाता हूँ इसको। अब गुडविल को आपके कैलकुलेट कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा कि किसी कंपनी की क्या गुडविल है? तो उसका सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपके पास 10 लाख के एसेट्स हैं, ठीक है, और 2 लाख की लाइबिलिटी है। ये कंपनी है ABC लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है। अब मैंने कहा कि मैं आपकी इस कंपनी को परचेज करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कंपनी को परचेज करूंगा, ये 10 लाख के एसेट मेरे हो जाएंगे, ये 10 लाख के एसेट मेरे हो जाएंगे, और ये 2 लाख की लाइबिलिटी भी मेरी हो जाएगी। मतलब ये 10 लाख तो मुझे मिलेंगे, पर मुझे ये 2 लाख पे बैक करना होगा, 2 लाख पे करना होगा लोगों का। तो इसका मतलब आपकी कंपनी की कीमत कितनी हुई? 8 लाख रुपए। सिंपल तरीका है भाई, असेट्स लाइबिलिटीज को मैं पे ऑफ करूंगा तो वो खर्चा भी मुझे बियर करना पड़ेगा, प्लस मुझे एसेट के जितने एसेट्स मैं आपसे लूंगा उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो आपकी फर्म की कीमत 8 ही लाख हुई, क्योंकि मैं 2 लाख लाइबिलिटी पे की, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये 8 लाख है, अगर मैं 8 लाख दूं तो आपको मुझे बिजनेस दे देना चाहिए, क्योंकि 8 लाख आपके एसेट की कीमत है, 2 लाख मैंने लाइबिलिटी पे कर दी, तो बात बराबर हो गई। तो आपको मुझे 8 लाख में बिजनेस दे देना चाहिए। पर मैंने आपके बिजनेस को लेने के लिए कहा कि मैं आपका बिजनेस 25 लाख में खरीदूंगा। अब ये जो ऊपर के पैसे हैं मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपके एसेट्स तो उतने हैं नहीं। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा हूँ? जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब आपकी कुछ ना कुछ गुडविल है, कुछ ना कुछ पोजिशनल बेनिफिट है, मार्केट में आपका कुछ ना कुछ पहले से पोजीशन है जिसका बेनिफिट मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको अमाउंट दिया है। तो गुडविल कैसे पता चलती है? जब जनरली कंपनी की परचेज सेल होती है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, असेट्स और लाइबिलिटी से जो निकालने वाली वैल्यू है, उसके ऊपर जितना भी एडिशनल अमाउंट सामने वाली कंपनी आपको देने के लिए तैयार है, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। उसको आपकी गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या है? जब हायर देन द सम ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ ऑल विजिबल सॉलिड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब जितने भी एसेट्स की आपकी वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा कोई देने को तैयार है, आपके पास 10 लाख का एसेट है और कोई आपकी बिजनेस का 50 लाख रुपए देने को तैयार है, देन दैट इज योर गुडविल। द वैल्यू ऑफ गुडविल में क्या क्या आता है? तो कंपनी के ब्रांड का नेम, टाटा नाम लगते ही प्रोडक्ट में लोग अपने आप समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा। या रिलायंस, आज के टाइम पे रिलायंस की गुडविल बहुत ज्यादा है, तो रिलायंस का प्रोडक्ट है, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। सॉलिड कस्टमर बेस, क्या टाटा या रिलायंस या अडानी को कि किसी भी कंपनी को कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता है, कि प्रचार करना पड़े, उनको एडवर्टीजमेंट करना पड़े तब उनको तक कोई कस्टमर पहुंचे, या मार्केट इंटरमीडिएट्स को कमीशन देनी पड़े कि एक बार हमारा प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए? नहीं। किसी भी सेक्टर में ये एंटर करेंगे, रिटेलर्स, होलसेलर्स और कस्टमर सब इनका सामान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कस्टमर बेस बहुत ज्यादा अप होता है, इसके लिए गुडविल का पैसा दिया जाता है। और गुडविल से क्या फायदा होता है? गुड कस्टमर रिलेशंस होंगे तो आपकी गुडविल होगी। अगर आपके कस्टमर्स के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी दुकान की, अगर आप छोटे स्तर पे बात करें, या आपकी बिजनेस की जो आप बड़े स्तर पे बात करें, दोनों लेवल पे लोगों के साथ अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। और कैसे गुडविल ज्यादा होगी? एम्प्लॉय रिलेशंस अच्छे हैं। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें कुछ लीगल केसेस चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम चलती है, सैलरी 5-5 महीने तक नहीं आती,
पर क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन अच्छा रख रखा है तो उनके जो एम्प्लॉई है उनका टर्नओवर बहुत कम है, लेबर टर्नओवर वहाँ पे बहुत कम है। तो एक तरीका ये होने वाला है। और कोई अगर आपने पेटेंट और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी ले रखी है, अब मान लीजिए ऐसा कैसे होता है, मान लीजिए मेडिसिन के टाइम पे कोई एबीसी करके दवाई है, एबीसी करके दवाई है, अब इसका पेटेंट राइट मेरे पास है, मेरी कंपनी के पास है, तो भले मेरे एसेट्स कम है क्योंकि बट ये मेरा पेटेंट मेरी गुडविल बनाएगा, क्योंकि ये दवाई तो बना ही मैं सकता हूँ। तो क्योंकि पेटेंट राइट मेरे पास है तो इससे फ्यूचर में जो अर्निंग होने वाली है वो भी तो कैलकुलेट होगी, एंड दैट इज पार्ट ऑफ माई गुडविल, क्योंकि ये बनाया किसने, मैंने बनाया। तो अगर मेरे पास पेटेंट राइट्स हैं तो वैसे भी मेरी गुडविल ज़्यादा होगी। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुडविल, हटा दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल क्या है, तो सबसे पहले बताया गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, ऐसा एसेट है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट बट स्टिल अ वैल्यूएबल एसेट, लेकिन इसके बदले में आपको वैल्यू मिलेगी, आपको प्रॉफिट जनरेट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो क्या होता है, अगर आप नॉर्मली कोई शूज़ लेने जाएं, नॉर्मली शूज़ लेने जाएं तो आपको हो सकता है कि 500 से 700 में जूते मिल जाएं अच्छे डिसेंट क्वालिटी के। बट अगर आप यही ब्रांड में जाएं, अगर आप यही बाटा में जाएंगे, अगर आप यही हुश पपीज़ में जाएंगे या आप किसी भी ब्रांड में जाएंगे, तो यही जूते क्या होगा, इनकी स्टार्टिंग रेंज 2 से 2,500 की हो जाएगी। स्टार्टिंग रेंज कितनी हो जाएगी, 2 से, एक सेकंड में इंक लगा लूँ, 2 से 2,500 की इनकी स्टार्टिंग रेंज हो जाएगी। तो इतना पैसा आप क्यों देने को तैयार हो? बाटा को आप जो जूते आपको 700 में, 800 में, 1,000 में मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप 2,000 2,500 जूतों के लिए, देखिए क्वालिटी इज डिफरेंट पर सामान तो सेम ही है, तो आपको कैसे पता कि इनकी ही क्वालिटी ज़्यादा है? बिकॉज इनकी गुडविल है, इनकी गुडविल के चक्कर में अगर ये जूते का 2,000 मांगते, 2,500 मांगते तो वो भी मिल जाएगा। अगर एलवी है, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, बैग्स के लिए, पर्स के लिए अगर वो 25,000, 50,000, 1,00,000 भी मांगेगा तो वो भी मिल जाएगा। मिलता ही है, मतलब जो बड़ी ब्रांड्स उनको तो मिलता है। आईफोन आज लोग 1,50,000 में खरीद रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि उन्होंने अपना मार्केट में ऐसा नाम इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट में इंक्रीज करता है, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएटिंग होती है जी। जैसे एक एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैगी, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। मैगी की पहले इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल थी, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम पाई गई कि उसमें कुछ लेड का कंटेंट था, तो बीच में उसकी गुडविल बहुत गिरी। लोग मैगी को, एक लोगों ने एकदम से मैगी को छोड़ दिया, फिर मैगी ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट की, आज फिर मैगी की गुडविल बढ़ रही है। तो गुडविल की वैल्यू कैसी है, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर की, बढ़ती घटती रहती है, डिपेंड्स ऑन योर एक्शन, आप कैसा एक्शन कर रहे हो, सोसाइटी में कैसी वैल्यूज दे रहे हो, आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो, कैसे ब्रांड को बिहेव करा रहे हो, उस सब पैटर्न पे गुडविल की वैल्यू बढ़ती घटती। मैगी की वैल्यू बहुत पहले बहुत हाई थी, फिर थोड़ा सा गिरी लेड कंटेंट की और बाकी इन्फॉर्मेशन आने के बाद में फिर बढ़ गई, तो इस फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। गुडविल इज नॉट डेप्रिसिएशन, गुडविल डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है, डेप्रिशिएटिंग एसेट वो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एसेट है जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती चली जाए, दिस इज डेप्रिशिएटिंग एसेट। आपने कोई कार ली, वो 10 लाख की थी, तो आज के 10 साल बाद उसकी कीमत 1 लाख बचेगी, दिस इज डेप्रिशिएटिंग एसेट। गुडविल क्या है, गुडविल डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, इसकी वैल्यू घटती नहीं है, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस गुडविल क्या है, गुडविल एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, समय के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे आप किसी भी बड़े ब्रांड को ले लीजिए, रिलायंस जो धीरू भाई अंबानी के टाइम पे ब्रांड था और जो मुकेश अंबानी के टाइम पे वैल्यू टाइम पे टाइम बढ़ती जा रही, गुडविल बढ़ती जा रही। टाटास के केस में भी यही है, बिरलास के केस में भी यही। तो गुडविल क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। 100% केसेस में गुडविल नहीं बढ़ती, पर क्या गुडविल डेप्रिशिएटिंग एसेट है, नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में गुडविल इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट, बढ़ती है ये समय के साथ। ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट, गुडविल के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में क्या है, तो बैलेंस शीट पे लिखते हैं। कैन बी सोल्ड, गुडविल बेची जा सकती है क्या, हाँ मैंने बताया ना, जब आप बिजनेस बेचते हो जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल, तो इसका मतलब गुडविल बेची जा सकती है। और क्या गुडविल निकालते कैसे, तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया, उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। तो गुडविल बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, और इन सबका कैपिटलाइजेशन, ये सारे तरीके हैं गुडविल निकालने के। ठीक है, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। और गुडविल किन किन चीज़ों से फर्क पड़ती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट गुडविल, जिससे गुडविल को फर्क पड़ता है। क्या क्या, जैसे कि एक कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है, किसी भी, अब मान लीजिए बड़े ब्रांड के बारे में सोचिए, अब किसी शॉप के बारे में सोचिए, उसकी गुडविल तब अच्छी होगी ना जो प्राइम लोकेशन पर, अच्छी लोकेशन में मौजूद हो, उसकी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी हो, कस्टमर्स वहाँ से सेटिस्फाइड निकलते हो। मान लीजिए गुड्स बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ का स्टाफ बदतमीज है, ऐसी जगह आप जाना चाहेंगे जहाँ स्टाफ को बात करने की तमीज़ नहीं होगी, या वहाँ का ओनर जो है बहुत एरोगेंट है, वो कस्टमर से डील अच्छे नहीं करता, या आफ्टर सेल सर्विसेज कुछ नहीं देता, एक बार आपने उनके यहाँ से सामान ले लिया फिर उनकी कोई गारंटी नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, कोई आपकी हियरिंग नहीं, तो ऐसी जगह से आप सामान लोगे नहीं। कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है गुडविल। और किससे इफेक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मैंने समझाया। अगर आपके पास आईपीआर है तो गुडविल ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन की आईपीआर लेके आ रहे हो, ज़्यादा चीज़ों में आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखी, केवल आप ही बना सकते हो, तो आपका नाम और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा।
ट्रांसफरेबल्स टू न्यू ओनर, क्या नए ओनर को ट्रांसफरेबल किया जा सकता है? अगर देखिए ट्रांसफरेबल नहीं होता, लॉजिकली तो लगता है ना कि अगर मेरी गुडविल है तो आगे कैसे जाएगी, पर अगर प्रैक्टिकली बोलिए तो हाँ ये ट्रांसफरेबल है। क्यों? अगर ट्रांसफरेबल नहीं होती तो कोई नया बिजनेस वाला क्यों आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट इसलिए दे रहा है कि जो आपने गुडविल बनाई है, एक बार आपकी शॉप, एक बार आपका बिजनेस मेरा हो गया तो उस गुडविल का बेनिफिट मुझे भी मिलेगा, इसीलिए तो बनाई है। तो गुडविल क्या है? इट इज ट्रांसफर टू द न्यू ओनर्स। ठीक है, आगे अब बात करेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो पहले वाले के बारे में हम बात कर चुके हैं, दैट इज लोकेशन। लोकेशन अगर आपकी प्राइम होगी, कस्टमर्स का फुटफॉल ज़्यादा होगा तो आपके लिए गुडविल बनाना ईजी है। मान लीजिए ऐसी जगह आपने दुकान खोल दी जहाँ कोई आता ही नहीं, तो आपके कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, जब कोई आएगा ही नहीं, फुटफॉल बहुत कम है, तो माउथ पब्लिसिटी भी कम होगी, तो आपको गुडविल बनाने में बहुत समय लग जाएगा और पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने ऐसी मेन मार्केट में दुकान खोली है जहाँ पे कस्टमर फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो गुडविल बनाना आपके लिए ईजी है। दूसरा, टाइम। मैंने बताया ना कि गुडविल इज अ क्या है? एप्रिशिएटिंग असेट। अभी जस्ट हमने बात की, गुडविल समय के साथ बढ़ती है, तो ये लॉन्ग टर्म असेट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म असेट्स है, और टाइम की वजह से इसकी वैल्यू पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा गुडविल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब ऐसा कोई बिजनेस मान लीजिए आप जिसकी रॉ मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी आसान हो, आसानी से उसको रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है, कंपटीशन कम हो, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके फेवर में हो, अगर ये सब है और थोड़ी सी भी आपको, हल्की सी भी आपको मोनोपोली मार्केट में मिल गई तो आप गुडविल बना ले जाएंगे। मतलब रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, गवर्नमेंट आपके साथ हो, सोसाइटी में कोई स्टिग्मा ना हो आपके प्रोडक्ट को लेके, और सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगभग आपके फेवर में हो, और आपने थोड़ी सी मोनोपोली, थोड़ा सा अच्छे से काम कर दिया अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए, तो गुडविल बनाना बहुत ईजी हो जाता है। वही अगर ये सब चीज़ें खिलाफ होंगी, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन खिलाफ हैं, बैन लगा रही हैं, रॉ मटेरियल मिलते नहीं है, तो आपके लिए गुडविल बनाना मुश्किल है। ठीक है, ओनर्स रेपुटेशन। देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं, अभी तक मैंने 10 बार आपको कम से कम नाम लिया होगा, टाटा, रिलायंस, ये सब नाम लिए। क्यों? इनकी आधी गुडविल इनके ओनर की वजह से है। मुकेश अंबानी की जो गुडविल है या रतन टाटा जी का जो नाम है, उस चक्कर में इनकी गुडविल बनती है। तो ओनर की रेपुटेशन भी गुडविल को इफेक्ट करती है। अगर ओनर की रेपुटेशन अच्छी होगी तो गुडविल बढ़ेगी, वही अगर ओनर की रेपुटेशन खराब होगी तो गुडविल खराब होने के चांसेस है। मैनेजमेंट की बात करें, कैसी मैनेजमेंट डील कर रही है? जब देखिए, जब आप शेयर मार्केट को अगर स्टडी करते हो, आपने कभी देखा हो, तो जब मैनेजमेंट का कोई आदमी चेंज होता है या कोई नया मेंबर आता है, तो उस हिसाब से शेयर मार्केट में शेयर प्राइसेस में इफेक्ट आ जाता है। इसका मतलब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं, जो की मैनेजरियल पोजीशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं, उनके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है? वो हाई प्रोडक्टिविटी लाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है, और ये सब जब अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो कंपनी की गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर एक कंपनी है जो हाई प्रॉफिट कमाती है, भले उसका स्मॉल कैपिटल लगा हुआ है, तो ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका लो प्रॉफिट अर्निंग रेट है, मतलब कम प्रॉफिट, कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर रही है, तो ऐसी फर्म की क्या गुडविल बढ़ेगी। और ट्रेंड इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ रही लगातार, पिछले साल भी प्रॉफिट था, इस साल भी प्रॉफिट है, अगले साल भी प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, ऐसे फर्म की गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक ऐसी फर्म है जिसका पिछले साल तो प्रॉफिट था 20 करोड़ का, इस बार 40 करोड़ का लॉस है, अगले साल एस्टिमेटेड है कि शायद 2 करोड़ के प्रॉफिट पे हो, तो इसकी गुडविल नहीं होगी। अगर सेम ट्रेंड पे चल रहा है और पॉजिटिव ट्रेंड पे चल रहा है कोई बिजनेस, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एक तो वो तरीका था जिस पे हमने पहले बात की कि आप जब फर्म को बेचने जाते हो तब निकाल लेते हो। दूसरा तरीका क्या है? अगर हम एवरेज प्रॉफिट से निकालना चाहें तो ये सबसे आसान तरीका है। इसमें करना क्या होता है? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है और जितने नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं फर्म को, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आपको कम भी समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, ठीक है, और वो फर्म क्या करती है, उसके पहले ईयर की कमाई कितनी है? 50,000, ठीक है। दूसरे ईयर की कमाई कितनी है? दूसरे ईयर की कमाई है 55,000। तीसरे की है कितनी हो गई? तीसरे की 60, और चौथे की कितनी हो गई? 65। तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो एवरेज का निकालने का तो तरीका आपको पता है कि इन सबको क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे और जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साल की बात कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 57,500। कितना आएगा? 57,500। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा 57,500। ये 57,500 क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। अब क्वेश्चन में दिया होता कि कितने ईयर्स के लिए परचेज है, कितने ईयर्स के लिए परचेज है। तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया हो कि ईयर्स ऑफ परचेज है 3, तो ये आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, यानी 57,500 जो हमने निकाला था इंटू 3 साल के लिए, आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या हो गई? 172,500। ये आपकी गुडविल की वैल्यू हो गई। ये गुडविल निकालने का तरीका है किससे? एवरेज प्रॉफिट से। मतलब कुछ नहीं करना है,
ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, आपको केवल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। किस में से? उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट दिए, सबको ऐड करना है, जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए उसे डिवाइड करना है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आया उसको आपने ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। ये न्यूमेरिकल आता भी है नेट के एग्जाम में, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल देके आपसे आंसर पूछ सकते हैं, क्योंकि इजी चीज है तो आपको ऑप्शन दे करके पूछ सकते हैं, तो इसलिए आना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, केवल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? सारे ईयर के प्रॉफिट को ऐड किया, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे, मतलब जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उतने से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब ये होता है कि अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए न दिया हो, या मान लीजिए गिवन हो सकता है। ठीक है, आपको कह दिया कि किसी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट जो है, मान लीजिए कोई बिजनेस है और उसका एवरेज प्रॉफिट है 80,000 एवरेज प्रॉफिट है। अब अगर ये आपको बहुत साल के प्रॉफिट दिए होते, और दिया होता 5 साल का, तो आप कैलकुलेट करके निकालते, तब भी 80,000 आता है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऊपर से दिया हुआ है, एंड प्लस आपको क्वेश्चन में ये भी बताया होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑफ कैपिटल है। ठीक है, अब अगर 10% ऑफ कैपिटल बताया, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी बतानी पड़ेगी, तभी तो आप निकालोगे, नहीं 10% निकालोगे किसका? और कैपिटल एम्प्लॉयड बताया है क्वेश्चन में कितना है? 4 लाख, 4 लाख की कैपिटल है। तो इसका मतलब नॉर्मल रिटर्न कितना होना चाहिए था? 4 लाख का 10%, यानी 40,000 होना चाहिए था। हुआ कितना है एवरेज प्रॉफिट में? 80,000। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर सबसे समझ में आ रहा मीनिंग क्या है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यही नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है 40,000, एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो सुपर प्रॉफिट का तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर देंगे हम, एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटा देंगे? अभी हमने क्या निकाला है? तो हमने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, यानी 80 में से 40 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 40,000। ये 40,000 हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। पहले वाले तरीके में हमने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया, जिसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना आसान था। इसमें हम किसको कर रहे हैं? इसमें हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकाल कैसे रहे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने आपको एनआरआर निकालने का तरीका बता दिया। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स निकाला, तो सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली। कोई कंफ्यूजन? अब तीसरा तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आपका तीसरा तरीका होने वाला है। मैंने कैमरा ऊपर कर दिया क्योंकि आपका टेक्स्ट छप रहा था। तो तीसरा तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल तरीका है या क्या नया तरीका आ गया, पर इसमें कुछ नया नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जैसे हम लोग पहले करते थे ना एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि जैसे 40,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, 40,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, सेकेंड ईयर का है 60,000, थर्ड ईयर का मान लीजिए है 1 लाख। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये प्रॉफिट्स हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ नॉर्मली कैलकुलेट, उसमें सबको कैलकुलेट करके अपॉन 3 कर देते थे। इसमें हर ईयर को हम कुछ ना कुछ वेट देते हैं, जितना नया साल होता है उसको ज़्यादा वेट देते हैं, बाद वाले साल को कम वेट देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने 2 का वेट दे दिया, इसको 3 का वेट दिया, इसको 4 का दिया, तो जो इसके वेट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो निकलेगा उसका एवरेज निकालेंगे। मतलब 40 को कर देंगे हम 80,000, 60 को कर देंगे 6 3 18, यानी 1,80,000 कर देंगे इसको, और 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख कर देंगे। तो ये 5,80,000 प्लस 80,000 कितना हो गया आपका? 660 हो गया लगभग। तो 660,000 को फिर हम 3 साल से डिवाइड करेंगे, तो 3,30,000 के आसपास कुछ एवरेज आएगा। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट क्या आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कैलकुलेट करके मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में, ये अमाउंट कैलकुलेट करके बताना क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक नया स्टेप है कि हम हर ईयर को जो क्वेश्चन में वेट दिया होगा उस वेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में वेट्स मेंशन है, इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन है? वेटेड एवरेज का। अगर कोई वेट मेंशन है तो सीधा एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, अगर वेट मेंशन है तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका वेट एवरेज निकालेंगे। अब देखिए मैंने क्वेश्चन क्लियरली तो बताया नहीं, ये तो मैंने खुद से क्वेश्चन कैलकुलेट किया, खुद से बनाया हुआ है, और उसके बाद मैंने कह दिया कि कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। तो ये पता है कौन लोग बता पाएंगे? जो बहुत ध्यान से सेशन को देख रहे होंगे, उन्होंने एक एक वैल्यू को ढंग से सुना होगा, क्योंकि मैंने लिखा भी सही से नहीं है। तो अगर मैं ऐसे केवल क्वेश्चन बना रहा हूँ और आप उसके बाद आंसर बना ले रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सेशन को सुन रहे हो, तो जानबूझ के कई चीज़ें छोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो आप वो 3,30,000 आ रहा है या 33,000 आ रहा है, क्या अमाउंट आ रहा है वो आप कमेंट करके बताओगे कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये आपका काम हो गया। तो वेटेड एवरेज मेथड में कुछ स्पेशल नहीं करना है, बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एवरेज लिया, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्यों वेटेड आगे जुड़ गया? एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते थे वैसे ही निकाला है, पर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए वेटेड एवरेज। ठीक है,
और बाकी नंबर ऑफ ईयर्स है, तो आप हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कॉमन है। एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड सुन के लगता है कि ये कुछ और नया आ गया, तो ये सबसे आसान तरीका यही। आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लिया, आपने नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से निकाल लिया। आप एवरेज प्रॉफिट में क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट में आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते थे। सुपर प्रॉफिट में आप सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते थे। तो कैपिटलाइजेशन में क्या करना है? कुछ नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा है? मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कितना? 10%। तो 10% तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन इसमें करना क्या है? आपको 100 ऊपर लिखना है और ये 10 नीचे लिखना है, और इसी से अगर आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। और अगर इसी को मैं यहाँ पे अगर ए को हटा करके यहाँ एस लिख दूं, यहाँ पे एस लिख दूं, इसी को आप सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो गया। मतलब 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज कैपिटलाइजेशन। अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल दे के क्यों नहीं कराया? तो उसके दो रीजन है। एक तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आगे जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वो तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि क्या करेंगे। अगर वो सॉल्व करेंगे तब तो आपको करने इसलिए नहीं कराया। दूसरा, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं पूछता, कभी कभार न्यूमेरिकल देता, उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना इज ऐसी थिंग कि जो आप कर लोगे, एक बार कर लोगे आपको आ जाएगा, बट थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने आपसे पूछा कि नॉर्मल सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, और आपको कोई आइडिया नहीं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये सारे सवाल अगर पूछे और आपके पास आंसर तभी होगा जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तभी न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, उसके कैलकुलेशंस अलग से, क्वेश्चंस अलग से होंगे। अभी ध्यान दीजिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे, क्या आप कंसेप्ट पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अब 3 चीज आपके लिए, और जिनको पढ़ना है उनके लिए होगा कि जिनको भाई आपको वीडियो देखनी, वैसे तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, आप उसको जितना समझ में आता है लीजिए, लेकिन आप लोग मुझे पता है क्योंकि मेहनत करना चाहते हैं, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। लिखना क्यों है सर? सुन तो लिया, याद तो हो गया। आप, मैं मानता हूं कि सुन करके याद हो जाता है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो एक तो मुझे रिस्पॉन्स पता चलेगा कि इसका मतलब आपने लेक्चर को एक एक पॉइंट तक सीरियसली देखा है, तो जब मैं एफर्ट देता हूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट, आपका बेनिफिट क्या है, लिखने से चीजें याद होती हैं। और जब आप कंसेप्ट ये मान लीजिए कमेंट किए रहेंगे, और मान लीजिए उस कमेंट को मैंने लाइक किया, किसी और ने आपको उस कमेंट में एंगेज किया, कुछ करेक्ट किया या कुछ बोला, तो आपको क्या होगा, याद आएगा। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपके दिमाग में क्लिक करता है, अरे ये तो मैं कमेंट करके आया था, ये तो मुझे आता है, तो वो वाली लाइन जहां मिलेगी आप टिक मार दोगे। रिमेंबर करना, याद रखना चीज को बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगर अब तक का लेक्चर आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, तो लाइक भी करते चलिए। अब बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। Whenever there is change in relation, एक सेकंड में अपना जरा कैमरा नीचे कर लूं ताकि आपको टेक्स्ट पढ़ने में आ जाए। यहाँ रख लेता हूँ उसको। अब आपको मुझे लगता है ऊपर नीचे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। Whenever there is change in relation between the partners, it is called reconstitution of a firm. क्या फर्म बंद हो गई? नहीं। क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई? नहीं। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन था वो चेंज हो गया, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग का हो या कुछ भी हो, कोई नया पार्टनर आ गया हो, कोई पुराना वाला चला गया हो, जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन था वो चेंज हुआ, बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। खत्म हो जाता तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता। रिकंस्टिट्यूशन मतलब जो चीजें एग्रीमेंट थी, उस एग्रीमेंट में कुछ चेंज हुआ, कुछ रिकंस्टिट्यूट, कुछ बदलाव हुए हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जब कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले ए और बी थे, वो 2:3 में पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते थे। ये ए का था 2 और ये बी का 3 था। अब इन्होंने कहा कि हम 3:4 में करेंगे, तो ये क्या हुआ? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या, कोई नया पार्टनर है, अब तक 2 ही पार्टनर थे तो प्रॉफिट के 2 हिस्से थे, तीसरा पार्टनर आ गया, अब 3 हिस्से होंगे, तो क्या हो गया? दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की वजह से रेशियोज वगैरह चेंज हुए, तो रिकंस्टिट्यूट हुई फर्म। तीसरी कंडीशन, किसी पार्टनर को रिटायरमेंट हो गया, 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो अब जो प्रॉफिट 3 लोगों में बंटता था वो 2 में बटेगा। दैट इज व्हाट, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स की वजह से क्या हुआ? रेशियो में चेंज आया, रिलेशनशिप में चेंज आया, तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग अ फर्म। डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट तो मतलब जब उसकी एज हो गई, डेथ का मतलब सडन डेथ हो गई, तब भी वो पार्टनर जाएगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाहर जाएगा, उसका कुछ सेटलमेंट करोगे, उसके बाद अपने रेशियोज को चेंज करोगे, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म अगेन। और एमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसमें 2 पार्टनर है, और एक कंपनी है बी लिमिटेड जिसमें भी 3 पार्टनर है। अब ये दोनों फर्म आपस में मर्ज हो गई, मिल गई, तो अब टोटल कितने पार्टनर्स हो गए? 5। तो दोनों को मिलकर मर्जर की वजह से भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी, इसका भी रेशियो, दोनों मिलकर के एक फर्म बनेंगी, और फिर सारे रेशियोज चेंज होंगे, सारी पैरामीटर, सारी कंडीशन, सारे रूल्स चेंज होंगे।
दैट इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का सब रूल्स चेंज होंगे तभी माना जाएगा? नहीं, अगर कोई नॉर्मल चेंजेस भी आते प्रॉफिट शेयरिंग में भी सिर्फ आ गया तब भी, मतलब अगर कोई 2-4 रूल्स चेंज होते हैं दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। पूरी फर्म बदल जाए, पूरी फर्म बंद हो जाए, वो डिसोल्यूशन होता है, बंद हो जाना। ठीक है, When there is a change in profit sharing ratio, some partners will gain। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, पहले 2:3 था, फिर 3:2 हुआ, तो किसी का फायदा और किसी का नुकसान तो होगा। कोई नया पार्टनर आया तो जाहिर सी बात है नए पार्टनर को रेशियो देंगे। तो मान लीजिए आप रेशियो में समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, पहले 50,000 रुपये कमाती थी फर्म, ए और बी मिलकर 20,000 ए रख लेता था, 30,000 बी रख लेता था। अब नया पार्टनर आ गया, पार्टनर सी और पार्टनर डी, 4 हो गए। अब क्या होगा, अब सबको 12,000 12,500 मिल रहा है, तो जो ए और बी कमा रहे थे उनका कम हुआ, और जो सी और डी कुछ नहीं पा रहे थे, नए पार्टनर, उनको 12,500 12,000 की कमाई हुई। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ फायदा, कोई चेंज आएगा तो कोई पार्टनर को कुछ फायदा होगा और किसी पार्टनर को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ठीक है, कहीं से निकालोगे आप पैसा तभी तो दूसरे को दोगे। द पार्टनर्स हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेज, जिसको फायदा होता है उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। गेन करने का मतलब क्या होता है, फायदा होना। गेन करने का मतलब जब आपको चीजें मिले, वेट गेन करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारा वेट ले लेना। और जिसका शेयर प्रॉफिट डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि आप कमा सको इसलिए वो अपना शेयर दे रहा है ना, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है आपके लिए, तो दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये पूछ सकता है गेनिंग पार्टनर कौन है, जिसका शेयर पार्टनरशिप रेशियो में चेंज आने के बाद इंक्रीज हुआ, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसका डिक्रीज हुआ, जिसका नुकसान हुआ, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अब देखिए समय के साथ हुआ क्या, जब आपने नए पार्टनर्स आए या पुराने वाले गए, तो उसमें समस्या ये हुई कि जब आपने पुराना एग्रीमेंट बनाया था, जब पुराने रेशियोज तय हुए थे, तब असेट्स की और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कुछ और थी। समय के साथ वो वैल्यूज कुछ ना कुछ घटी बढ़ी होंगी। घटी बढ़ी होंगी का मतलब जो अप्रिशिएटिंग असेट्स होंगे, जैसे गुडविल अभी हम लोग बात करें तो गुडविल बढ़ी होगी। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, मशीनरी है, उसकी वैल्यू घटी होगी, तो कुछ असेट्स की वैल्यूज घटी बढ़ी होंगी। ऐसे ही कुछ लाइबिलिटीज़, पहले मान लीजिए लाइबिलिटी ज़्यादा रही हो, आपने पे बैक कर दी, पैसा दे दिया, वो लाइबिलिटीज़ घटी हों, तो कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज आया होगा। तो जब नए पार्टनर्स आएंगे तो सब चीज़ें वापस से कैलकुलेट की जाएंगी ना, तभी तो उनको नए एग्रीमेंट के हिसाब से हम कंडीशंस बताएंगे। ठीक है, तो वाइल द वैल्यू ऑफ सर्टेन अदर एसेट्स माइट हैव डिक्रीज, कुछ बढ़ी होंगी अप्रिशिएटेड और कुछ डिक्रीज हुई, कुछ डेप्रिशिएट होंगी कुछ अप्रिशिएट होंगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो एनी गेन और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन मस्ट बी शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मान लीजिए, आप समझिए, नया पार्टनर जो आ रहा है उसने पुराने एसेट्स में कोई वैल्यू में से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अगर रीवैल्यूएशन में पहले के वैल्यूज में कुछ चेंज आया है आपके हिसाब से, जब आप उसको नई वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एसेट्स को नई वैल्यू में लिख रहे हैं, तो कुछ एसेट्स बढ़ी होंगी, कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हुई होगी। इसमें जो भी फायदा या नुकसान होगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो पुराने रेशियो के हिसाब से पहले उसको पे करेंगे। मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं और 50,000 का नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन करने में, एसेट्स की वैल्यू घट गई, लाइबिलिटीज की बढ़ गई, 50,000 का लॉस दिख रहा है, तो ये 50,000 कौन बांटेंगे, पुराने पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। दोनों क्वेश्चन बनता है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे होने वाले लॉस को कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर। एसेट के टाइम पे गेन हुआ, मान लीजिए फायदा हुआ, तब तो फायदा हुआ तब भी पुराने पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ऐसा नहीं कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था उनको बांट लेंगे। प्रॉफिट या लॉस आपने रिवैल्यूएशन से जो होने वाला था उसको बांट लिया, अब आप नए पार्टनर को या नए रेशियोज को अप्लाई करोगे, क्योंकि आपकी वैल्यूज के हिसाब से आपने एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स में डिक्रीज होगा तो आप इधर डालोगे, इंक्रीज होगा, वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, तो जाहिर सी बात है वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीज हो या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, दोनों आपके लिए क्या दोनों आपके लिए खर्चे की तरह है, तो आप इसको डेबिट साइड डालोगे। और अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स बढ़ रही हैं या लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, तो ये तो आपके लिए एक तरह की कमाई है, तो आप इसको क्रेडिट साइड डालोगे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को, यहाँ मान लीजिए कोई लाइबिलिटी ऐसी थी जो आपको पता ही नहीं था, और अब आपको पता चला जब बुक्स को आप वापस बैलेंस कर रहे हो, रिवैल्यूएशन बना रहे हो, तो अब आपके सर पे एक और खर्चा आ गया ना, तो आप उसको डेबिट साइड डालोगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को। कोई असेट था जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था और आपको एक पता चला अच्छा मेरे पास एक बाइक और है, तो ये तो आपके लिए एक बेनिफिट है, काम आएगी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को इधर डालेंगे क्रेडिट साइड पे। अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है और अगर लॉस होता है तो यहाँ लिखेंगे, कोई समस्या। ठीक है, इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोलेगा, नहीं, पर ये कंसेप्ट जो हमने बताया, इस कंसेप्ट पे सवाल पूछेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे क्या है, आगे देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। हमने बताया ना जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व मतलब
कुछ कंपनी आप बना, जब आप कंपनी के बारे में या फर्म के बारे में पढ़ते हो तो कुछ जनरल रिजर्व होता है, एक चीज़ आपने सुनी होगी जनरल रिजर्व, और ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स क्रिएटेड होते हैं। अब वो रिजर्व्स क्रिएट किसने किए हैं? पुराने पार्टनर्स ने। तो उस पर हक किसका है? पुराने पार्टनर्स का। तो उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का क्या होगा? क्या हम उसको नए पार्टनर को भी उसमें हिस्सा दे देंगे या पुराने में बांटना चाहिए? तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि आपको बांटना चाहिए, है ना। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरों के रेशियो के हिसाब से ही भेजेंगे। जो रिजर्व उन्होंने बचा रखा है, जो रिटेन अर्निंग उन्होंने रखी है, अब वो उनको वापस भेजी जाएगी। ठीक है, ये उसकी एंट्री है। तो आपको जैसे समझना, जैसे असेट से कोई प्रॉफिट हुआ पार्टनर से बांटा, असेट लायबिलिटी से कोई लॉस हुआ पार्टनर्स ने बांटा, वैसे ही पुराने जो रिजर्व्स बचे हुए, रिजर्व मतलब जो एक्स्ट्रा फंड निकाल के रखा था, जनरल रिजर्व में कुछ पैसा रखा था, कुछ पैसा रखा था कि अगर कोई खर्चा आ जाएगा तो उसके लिए रिजर्व निकालेंगे, वो सारा पैसा पुराने पार्टनर्स का है। तो वो पुराने पार्टनर्स को ही, वो उससे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन्हीं को बियर करना पड़ेगा। वो भी किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन होगी तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। बाकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के बारे में, कि हमने जो अभी तक कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए पूरी कहानी कही ना, कि हम लॉसेस को बांट लेंगे, प्रॉफिट को बांट लेंगे, रिजर्व्स को बांट लेंगे, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कैपिटल की? तो कैपिटल एडजस्ट करने का पहला स्टेप ये है कि आप एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकाल लोगे। जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ उसको माइनस किया और फिर जो कैपिटल है वो उनको निकाल लिया। फिर क्या करोगे? फिर आप नई कैपिटल का टोटल फर्म निकालोगे। मान लीजिए लॉस हुआ तो सब आपने पैसा पे कर दिया, तो 2.5 लाख बची कैपिटल, पहले 3 थी अगर, और प्रॉफिट हुआ तो 4 लाख बचेगी। ऐसे ही कुछ होगा, 2 लाख बचेगी या 4 लाख बचेगी, चलिए सिंपल रखते हैं। तो जो नया कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल जो आपने पार्टनर्स की निकाली पुराने पार्टनर्स की, उसको जोड़ देंगे तो उससे नया टोटल कैपिटल पता चलेगा। हो सकता है बड़ी हो सकता है घटी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये देखना कि जो नया कैपिटल हमारी फर्म का निकला है वो निकालना स्टेप 2 है। फिर नया कैपिटल, जो टोटल कैपिटल फर्म बना है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है, इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे किस पार्टनर का कितना कैपिटल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक ए है और टोटल कैपिटल थी 5 लाख, अब 2:3 का न्यू रेशियो बना है, 2:3 का न्यू रेशियो बना है। टोटल कैपिटल हम लोगों ने जो अभी एडजस्ट करने के बाद है वो 5 लाख है, पहले इनकी कैपिटल 3 लाख थी। ठीक, अब 2:3 रेशियो के हिसाब से इनका 2 हिस्सा होना चाहिए, यानी इनका कैपिटल में कितना होना चाहिए? 2 लाख। इनका पहले से कितना है? 3 लाख, तो इनको 1 लाख दिया जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो आप ले रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, तो उनको पैसा तो दोगे। ऐसे ही अगर कोई गेन कर रहा होगा तो वो पे करेगा 1 लाख, अगर उसका कम पड़ रहा होगा तो वो 1 लाख रुपए और ला के देगा। ठीक है, तो नए पार्टनर्स को हम नए कैपिटल रेशियो के हिसाब से निकालेंगे और जो उसका एडजस्टमेंट होगा, सरप्लस या डेफिशिएंसी होगा पार्टनर्स को, वो या तो उनके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके या तो पेमेंट कराएंगे या तो उनको पेमेंट कर देंगे, ताकि वो कैपिटल्स एडजस्ट हो जाए। लास्ट में जो सरप्लस, एडजस्ट द सरप्लस बाय पेइंग ऑफ और बाय ट्रांसफर बाय, लास्ट में या तो हम सरप्लस को एडजस्ट कर देंगे पे करके, या उनसे क्रेडिट ले लेंगे अपने अकाउंट में। ठीक है, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आते हैं, कुछ कंफ्यूजन रह जाती है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको कुछ बता सकें, कुछ उसमें नया ऐड ऑन कर सकें। ये लगातार हम फ्री कोर्स चला रहे हैं, दिसंबर अटेम्प्ट तक के लिए चलाने वाले हैं। पेपर 1 के लिए लोग पूछ रहे थे, तो अभी पेपर 1 के लिए कोई ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी बहुत कम है अभी। तो अगर ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम वाइड स्केल पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाकी क्लासेस लेने के बाद भी मुझे सब करना होता है तो थोड़ा सा समय कम पड़ता है। लेकिन आपके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना फ्री से फ्री सामान ला सके, जितना आपके हेल्प कर सके दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, ताकि जो एक शब्द है ना JRF, ये 90% लोगों का JRF कंफर्म हो सके। जितने ज़्यादा लोगों को हम JRF दिला सके, दैट इज गुड। अब फिर आप JRF के लिए टारगेट करो, अगर कोई सिर्फ नेट के लिए टारगेट कर रहा है तो उसका नेट में, मतलब जिस तरह से हम हेल्प कर सके, हमारी तरफ से जो हो सके वो करने की कोशिश है। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, जब TOG द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल आप सर्च करोगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल। ये जब आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो मैंने पढ़ाया है ना, इसकी PDF आपको मिल जाती है। तो अगर आपको नोट मेकिंग के लिए वो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नई वीडियोस चाहिए, तो वो भी वहाँ पे जानकारी मिलती है। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे चले जाइए। यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करने की आदत डालिए। जो भी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो कमेंट करिए। ड्यूरिंग द सेशन, अब मैंने लास्ट में ही बताऊंगा मैंने क्या क्या पूछा। ड्यूरिंग द सेशन मैंने जो जो सवाल पूछे उसका आंसर कमेंट करने का कोशिश करिए, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, और क्लास में एंगेज करिए ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।